आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके हेडिंग पे ध्यान देंगे। बहुत ही मजेदार हेडिंग लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चलिए, ग्लोबलाइजेशन ना एक चैप्टर ही इसके ऊपर है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। याद कीजिए अपने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर का नाम ही है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि उस चैप्टर का नाम है द ग्लोबलाइजेशन। भी होता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, है ना। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या पढ़ा है हम लोगों ने द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, आइडिया, थॉट अक्रॉस द कंट्री। यही तो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। मतलब कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री हमारा चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, आइडिया हो, थॉट हो या फिर पीपल का मूवमेंट हो, वो बिल्कुल इजीली हो पा रहा है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हमारे भारत में यदि देखा जाए तो चाइना का भी प्रोडक्ट आता है, अमेरिका का भी प्रोडक्ट आता है, जापान का भी प्रोडक्ट आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी प्रोडक्ट आता है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि गुड्स आ रहा है। अलग अलग सर्विसेज भी आ रहे हैं, जैसे इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, यानी कि गुड्स आ रहे हैं, सर्विस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसके साथ साथ लोग आ रहे हैं। अब जब लोग आ रहे हैं तो नया नया आइडिया लेके आ रहा है। तो ये सब चीज जो अलग अलग कंट्री से हमारे भारत में आ रहे हैं या फिर हमारे भारत से जो बाहर जा रहा है, इसी चीज को तो हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यदि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन यदि आपको देखना हो तो प्रॉपर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग या फिर सॉरी। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, आइडिया, सर्विसेज, यही सब चीजें है ना। तो यही सब चीजों का जब हम लोग मूवमेंट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो अब तो कोई ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन में दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री हमारे गुड्स, सर्विस, आइडिया, थॉट, पीपल, ये सब पूरी तरीके से इजिली मूव कर सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ना ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस थोड़ा सा रहेगा वही चीज, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो बदल जाता है। बदल इस रूप में जाता है कि इकोनॉमिक्स कहता है ना कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि केवल गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज करना। लेकिन ये भी डेफिनेशन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने आपको बार बार बताया है, पहले भी बताया है बहुत बार, है ना। कोई दिक्कत नहीं मालूम है तो एक बार हम लोग इसको दोबारा बात कर ही लेते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि इंडिया का ट्रेड यानी कि लेन देन किस किस कंट्री से हो रहा है, कहां तक के कंट्री से हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया का ट्रेड जो है ना अमेरिका से हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का इकोनॉमी अमेरिका तक फैला हुआ है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए इंडिया का ट्रेड जापान से हो रहा है, इसका मतलब कि इंडिया का इकोनॉमी जापान तक फैला हुआ है। तो इकोनॉमी का कोई ना फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता है। ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो जब भी आपके सामने इंडियन इकोनॉमी बोले तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए कि इंडिया का जो ट्रेड है या फिर इंडिया का जो लेन देन है वो किस किस कंट्री से हो रहा है, कहां तक है। तो उसी दूर के यानी कि उसी दूर तक के पूरे दायरे को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। और चूंकि इंडिया का बात हो रहा है तो इंडियन इकोनॉमी कहेंगे। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से पाकिस्तान का अपना अलग इकोनॉमी होगा, चाइना का अपना अलग इकोनॉमी होगा, उसका जहां जहां से ट्रेड हो रहा होगा वहां तक उसका इकोनॉमी फैला हुआ होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ग्लोबलाइजेशन के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया से बाहर क्या क्या जा रहा है और बाहर से अंदर क्या आ रहा है, इंडिया क्या क्या आ पा रहा है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया का कहां कहां से लेन देन है, इंडिया का इकोनॉमी कहां कहां तक फैला हुआ है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर का
छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक को। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है, सबसे पहला टॉपिक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री के अलावा भी दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन करना, है ना। उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, जब आप एनसीईआरटी में प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको एक टर्म मिलेगा, वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MNCs। क्या कहते हैं? MNCs कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा हुआ है A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। MNC क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी है। MNC क्या बेसिकली एक कंपनी है, और वो कंपनी जब अपने कंट्री के अलावा भी दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन करने लगे, वही कंपनी हमारा कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी बोल सकते हैं आप, या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे इंडिया का कंपनी कौन सा, टाटा है ना, बहुत बड़ा कंपनी है। और यदि टाटा, चलो हम लोग तो ये जानते ही हैं, ये तो जानते हैं कि टाटा इंडिया का है, तो इंडिया में वो अपना प्रोडक्शन कर ही रहा है, इंडिया में कार बना ही रहा है ना। लेकिन यदि टाटा अपने इंडिया के अलावा भी अमेरिका में जाके अपने गाड़ी को बनाने लगे, अपने प्रोडक्शन को करने लगे, तो यही टाटा हमारा क्या कहलाएगा, MNC कहलाएगा, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कॉरपोरेशन कहलाएगा। तो बेसिकली यदि हमको एक लाइन में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का या फिर मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बार ना कॉरपोरेशन के बदले में आपको कंपनी भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों का मतलब यहाँ पे लगभग सेम है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोले या फिर मल्टीनेशनल कंपनी बोले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे तो यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि एक ऐसा कंपनी जो कि अपने कंट्री के साथ साथ किसी दूसरे कंट्री में भी प्रोडक्शन को यदि करता है, तो वही हमारा कंपनी कहलाएगा मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। बात समझ में आ गई? यही चीज हमारा होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब। हो गया, आगे बढ़ते हैं। MNCs सेट अप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। MNC यानी कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन किसी कंट्री में करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस कंट्री में वो अपना कंपनी सेटअप करने जा रहा है, जिस कंट्री में वो अपना कंपनी सेटअप करने जा रहा है, उस कंट्री में उसको सस्ते लेबर मिल जाए, ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सके और कम दाम में हो सके। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बहुत हार्ड भी लिखा हुआ नहीं है, जो कि आपको समझ में ना आए, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है MNCs सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन in regions where they can get cheap labor and other resources। तो बेसिकली कोई भी कंपनी ना दूसरे कंट्री में तभी जाके अपना कंपनी सेटअप करती है जब उसको ये पता हो कि उस कंट्री में हमको क्या हो जाएगा, सस्ते दामों में लेबर मिल जाएंगे, सस्ते दामों में रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तभी कोई कंपनी जो है वहाँ पे अपना सेटअप तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टाटा हमारे भारत का कंपनी है, वो अमेरिका में तभी जाके अपना कंपनी लगाएगा जब उसको अमेरिका में क्या हो जाए, लेबर सस्ते दामों में मिल जाए, रॉ मटेरियल सस्ते दामों में मिल जाए। बात समझ आ रही है? तो केवल कंपनी को लगाने से नहीं होता है, तो कोई भी कंपनी किसी कंट्री में कब लगाएगा अपना फैक्ट्री या फिर अपना सेटअप कब तैयार करेगा, लेबर सस्ता में मिल जाए, या फिर उसको रिसोर्सेज जो भी है उसको बनाने के लिए टैक्स कम देना पड़े, या फिर जो रॉ मटेरियल लगेंगे वो सस्ते में मिल जाए, है ना। ये कंडीशन है इसके पीछे। आगे This is done by the MNCs so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profit। तो MNC ऐसा बेसिकली क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि हमको जो है ना प्रोडक्शन में पैसा कम खर्चा करना पड़े, लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सस्ते लेबर लेंगे तो सस्ते लेबर आपके लिए काम करेंगे, और उसी काम किए हुए चीज़ों से आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। तो MNC अधिकतर ऐसे कंट्री को ढूंढता है अपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जहां पे उसको सस्ते लेबर मिल जाए, और सस्ता लेबर का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में पैसा कम लगेगा, लेकिन बेचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट के मकसद से कोई भी कंपनी
अपना सेटअप तैयार करता है किसी दूसरे कंट्री में। टाटा भी एमएनसी। हाँ, टाटा एमएनसी है। टाटा का गाड़ी ना आपको केवल भारत में नहीं, अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाटा एक एमएनसी है, लेकिन वो हमारे भारत का कंपनी है। ठीक है, आगे The MNC is not only selling its finished products globally, but also goods and services are produced globally. ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है। देखिए लिखा हुआ है, एमएनसी जो है ना अपने सामानों को केवल तैयार नहीं करता है अलग अलग कंट्री में, बल्कि अलग अलग कंट्री में वो बेचता भी है। जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे टाटा है, हमारे भारत का टाटा कंपनी है, उन्होंने अपना एमएनसी सेटअप किया कहाँ पे? अमेरिका में मान लीजिए। तो अमेरिका में वो केवल अपने फैक्ट्री में या फिर अपने कंपनी में कार को बनाएगा नहीं, बल्कि बनाने के साथ साथ वो बेचेगा भी। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अब बहुत बार क्या होता है ना, एमएनसी अपने सामानों को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि टाटा कंपनी ने अपना जो सेटअप है वो अमेरिका में लगा दिया, ठीक है, वो कार वहाँ पे बनाएगा। लेकिन हो सकता है कि टाटा कंपनी अपना कार बना रहा है, तो उसको कार बनाने के लिए जो टायर है वो भारत से चाहिए, जो उसका जो हैंडल वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, उसका जो गेट वाला पार्ट है वो उसको जापान से चाहिए। इस तरीके से काम करता है एमएनसी। कोई एमएनसी आज तक ऐसा बना ही नहीं है, यानी कि कोई कंपनी आज तक ऐसा बना ही नहीं है जो कि अपना प्रोडक्शन अपने दम पे कर ले, यानी कि उसको किसी न किसी दूसरे कंपनी पर डिपेंड होना ही पड़ता है। बात समझ में आ रही है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि टाटा कंपनी जो हमारे भारत का है, क्या वो सब कुछ अपने से बनाती है क्या? नहीं, उसको भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स काट के खरीदने पड़ते हैं अलग अलग कंट्री से। ये हकीकत है। तो आज तक कोई कंपनी ऐसा हुआ ही नहीं है जो कि अपने आप में पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो। सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर, कोई भी ऐसा नहीं है। हर किसी को किसी दूसरे से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता ही है। आगे फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें हम लोग, इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप कार बनाते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे लेबर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ आपके कंट्री का ही है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ पे अच्छे स्किल्ड इंजीनियर ही ना हो। तो फिर यदि आपका मशीन खराब हो गया तो कौन देखेगा उस मशीन को? नहीं देख पाएगा ना। तो इस महीने में क्या होगा, दूसरे जगह से स्किल्ड इंजीनियर वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ का काम चालू होगा, है ना। तो इंडिया इस महीने में बहुत आगे है। तो इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि अधिकतर जो इंजीनियर हमारे होते हैं, इंजीनियरिंग भारत में कर लेते हैं और वो विदेश चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि विदेश में बड़े बड़े एमएनसी लगे हुए हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन स्किल्ड इंजीनियर नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि कोई भी एमएनसी अपने आप में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं। हर कोई किसी न किसी दूसरे कंट्री के ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंड है ही। हो सकता है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ा एमएनसी हो, बहुत बड़ा उसके पास फैक्ट्री हो, कंपनी हो, उसके पास सारा रिसोर्स भी हो, लेकिन हो सकता है कि उसके पास स्किल्ड इंजीनियर ही ना हो। तो उसको डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर? भारत के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इस महीने में हम लोग कह सकते हैं कि एमएनसी जो है किसी न किसी चीज़ों के लिए किसी न किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहता ही है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, ऑल्सो इंडिया हैज एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर केयर सर्विस है, ठीक है, जैसे आप फ़ोन करते हैं जियो वाले सिम से या फिर एयरटेल वाले से, आपको उधर से कोई मैसेज करता है ना, या फिर बात करता है कि आपके फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। वो क्या कोई आदमी बोल रहा होता है या रोबोट बोल रहा होता है? आदमी बोल रहा होता है। तो उस चीज़ के उस प्रकार के कामों को करने के लिए हमारे भारत के लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना जानते हैं। हालांकि इंग्लिश आज भी हमारा कमजोरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है, इंग्लिश बोल पा रहा है। तो मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर अमेरिका में खुला है, कॉल सेंटर खुल तो गया लेकिन वहाँ पे लेबर नहीं है, तो वहाँ पे लेबर जो है हमारे भारत का काम भारत के लोग कर सकते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि हमारे भारत में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि किसी कंट्री के एमएनसी में जाके वो कस्टमर केयर सर्विस का काम कर ले,
है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट से आपको ये समझ में आता है कि कोई भी एमएनसी हो वो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट नहीं है, किसी न किसी के ऊपर वो डिपेंड रहता ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको एमएनसी के बारे में भी मालूम चल गया क्या होता है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये वाला भाई हमारा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।